दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा कर रहे थे धातुओं और उनके प्रमुख अयस्कों के बारे में। और इसी संदर्भ में आज जो मैं क्लास लेकर हाजिर हुई हूं और सीसा, टीन और पारा से संबंधित दोस्तों सवालों को हल किया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, कई सारे अयस्कों के नाम ये स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, जैसे गैलेना हो गया, सेरुसाइट हो गया, मेटलोकाइट हो गया। कई सारे का नाम आपने नहीं सुना होगा, मेटलोकाइट का नाम नहीं सुना होगा, एंग्लेसाइट का नाम नहीं सुना होगा, लेनरकाइट का नाम नहीं सुना होगा, सीनेवार का नाम सुना होगा। ठीक है, शोल्डर, कांसा, रोज मेटल, बेल मेटल, ब्रिटानिया, दंत अमलगम, टिन अमलगम, ये सारे मिश्र धातुएं। ठीक है, इन मिश्र धातुओं से संबंधित कुछ सवालों को भी अटेंड किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल, जैसे परीक्षा में आ जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे मुलायम धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय धातु कौन सी है। ऐसे ऐसे सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज आपको इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, तो जो हम केमिस्ट्री को दोस्तों कवर कर रहे हैं, टोटल अगर क्लास देखा जाए तो आज हमारा 526 नंबर की क्लास है। और केवल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 506 से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था। तो इस आधार पे आज हमारा केमिस्ट्री का 21 नंबर का क्लास है, 21वीं क्लास है हमारी है। ठीक है, और ध्यान देंगे क्वेश्चन आंसर की बात करें तो आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 15,780 सवाल आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सीधे आते हैं सवालों पर। ध्यान देंगे, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप मेरा एक कहना मानिएगा, प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी 91 ऑफिशियल ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और हमारे पेड कोर्स का सिर्फ डेमो देखिएगा। मैं आपको परचेज करने के लिए जो है नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको कह रहा हूं कि आप आके एक बार डेमो जरूर देखिए। भाई डेमो फ्री में है तो डेमो देखने में क्या जाता है, कम से कम कंप्लीट हिस्ट्री का या हिंदी वगैरह का एक बार आप डेमो जरूर देखिएगा, यही आपसे निवेदन है। पहले क्लास पढ़ लीजिए आज का, सेटिस्फाई हो जाइए, इसके बाद एक काम कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलिए सवालों को देखते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि टीन की प्रमुख मिश्र धातुएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, टीन की प्रमुख मिश्र धातुएं दोस्तों कौन कौन सी आपको बताना है। तो टीन में क्या क्या आता है, इसे सोल्डर ही ले लीजिए। ठीक है, टीन की मिश्र धातु में दोस्तों ये सोल्डर ही आ जाता है, या फिर ब्रिटानिया आ जाता है। क्या आ जाता है, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का नाम नहीं सुना होगा सब, ब्रिटानिया सुना है बचपन में, ब्रिटानिया का बिस्किट आता था, नहीं वो छोड़ दीजिए, ये अलग है दोस्तों ब्रिटानिया, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, रोज मेटल हो गया। ठीक है, रोज मेटल, ठीक है, रोज मेटल हो गया। ये सब दोस्तों टीन की मिश्र धातु है, मतलब इन सभी का निर्माण टीन में कुछ अन्य पदार्थों, कुछ अन्य धातुओं को मिलाकर इनका निर्माण किया जाता है। ये सीधा सीधा अर्थ हो गया। चलिए अब थोड़ा सा एक एक करके हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं इसको। सवाल देता है परीक्षा में कि सोल्डर जो है ये किन धातुओं का मिश्रण है, ऐसा सीधा सीधा सवाल देता है। तो एक बात तो तय है, क्योंकि ये टीन की मिश्र धातु है इसलिए टीन का होना तो यहां तय है। ठीक है, लेकिन टीन में क्या मिलाया जाए कि सोल्डर बन जाए, तो टीन में दोस्तों सीसा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, सीसा। सीसा के लिए पीबी होता है और टीन के लिए एसएन होता है। प्रतीक चिन्ह आप जरूर याद रखिएगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, क्या पता परीक्षा में हिंदी दे ही ना, सीधा लिख दे। टीन को क्या लिख दे दोस्तों, टीन को लिख दे एसएन, और सीसा को क्या लिख दे, सीसा यानी लेड, लेड को लिख दे पीबी। क्या लिख दे, लेड को लिख दे पीबी। फिर आप क्या करेंगे, तब भी तो उत्तर यही है भाई, एसएन किसका प्रतीक चिन्ह है, टीन का, और पीबी किसका है, लेड यानी सीसा का। यहां सीसा भी लिख सकते हैं या फिर यहां लेड भी लिख सकते हैं, लेड। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को मिलाने से क्या होता है, सोल्डर बनता है। सोल्डर से सोल्डिंग वगैरह का काम किया जाता है, तारों को जोड़ने वगैरह के लिए मदरबोर्ड वगैरह पे, किसी सर्किट वगैरह पे सोल्डर किया जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कांसा। वैसे कांसा यहां आना नहीं चाहिए क्योंकि कांसा में टीन का यूज कहीं नहीं होता है, फिर भी आइए देख लेते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम सुना ही होगा, हड़प्पा को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और कांसा बनता कैसे है, तांबा और टिन को मिला करके। ठीक है, अच्छा इसीलिए दोस्तों यहां दे दिया क्या, तो याद रखेगा तांबा और टिन की मिश्र धातुएं होती है, लेकिन मुख्य दोस्तों वहां तांबा होता है, इसलिए तांबा को पहले लिख रहा हूं और टिन को बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, तांबा यानी क्या हो गया, कॉपर हो गया, और टिन का मतलब क्या हो गया, एसएन हो गया। इन्हीं दोनों को मिला करके क्या तैयार किया जाता है, कांसा तैयार किया जाता है। कांसा को क्या कहा जाता है, कांसा को ब्रोंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंज। एक्चुअली में जो पदक वगैरह भी बनते हैं, जैसे एक गोल्ड मेडल होता है, स्वर्ण पदक, रजत मेडल, रजत पदक होता है जिसे सिल्वर मेडल बोलते हैं, और ब्रोंज मेडल कांस्य पदक को कहा जाता है। तांबे का पदक नहीं होता है,
सीधा कांस्य होता है, तांबे में टीन मिलाकर बनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां भी टीन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अस्तित्व है, इस वजह से दोस्तों इसे भी हम मिश्र धातु मान सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इसका नाम भी लिख लीजिएगा, कांसा का नाम भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कांसा का नाम भी लिख लीजिएगा। यह भी दोस्तों मिश्र धातु के तहत आ जाएगा। क्यों? क्या कांसा में टीन का प्रयोग नहीं होता है? होता है तो मिश्र धातु है। ये कांसा जो है ये तांबा का भी मिश्र धातु माना जाएगा और टीन का भी माना जाएगा, दोनों का माना जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा रोज मेटल, ठीक है, रोज मेटल। सर हमने तो बेल मेटल सुना था, बेल मेटल जिसे घंटा धातु कहा जाता है। अरे मंदिर में बजाए जाने वाले घंटों का निर्माण जिन धातुओं से किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बेल मेटल बोलते हैं। सर बेल मेटल तो सुना था, हमने कभी ये रोज मेटल सर नहीं सुना। तो कोई बात नहीं, आइए रोज मेटल बताता हूं। रोज मेटल में एक धातु होता है बिस्मथ, क्या बोलते हैं? कई बार लोग इसे बिस्मिथ बोलते हैं, नहीं तो बिस्मथ बोलिए ज्यादा सही है, बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये BI होता है, ठीक है। नहीं नाम, ये मुख्य धातु है। रोज मेटल को बनाने में मुख्य धातु क्या है? बिस्मिथ है। बिस्मिथ के साथ सीसा और टिन को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सीसा। सीसा यानी लेड हो गया, सीसा यानी लेड हो गया, और टिन यानी SN हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? PB, ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां हो जाएगा SN, ठीक है। अच्छा एक मुझे बात बताइए, पीछे अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि ये सीसा जिसे आप लेड कहते हैं, टिन, सीसा और टिन को मिलाकर दोस्तों क्या बनता है? अभी जस्ट पीछे मैंने आपको बताया, देख लीजिए। आइए यहां पे सोल्डर बताया था कि सोल्डर में सीसा और टिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा? यह देखिए सोल्डर था, ठीक है। तो सोल्डर वाले के साथ ही आपको केवल बिस्मिथ को ऐड कर देना है। जैसे ही सोल्डर के साथ बिस्मिथ को ऐड करेंगे क्या बन के तैयार हो जाता है? रोज मेटल बन के तैयार हो जाता है। तो ये आप ऐसे तोड़कर भी याद रखिए, ठीक है। अच्छा रोज मेटल होता क्या है? इसका गलनांक बहुत कम होता है, ये कम गलनांक वाली धातु होती है, ठीक है। रोज मेटल क्या है दोस्तों? लिखिएगा कम गलनांक वाली धातु, ठीक है। इसका गलनांक दोस्तों रोज मेटल का बहुत कम होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करा बेल धातु, देखिए बेल धातु को हम घंटा धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम घंटा धातु भी कहते हैं। क्यों? तो लिखिएगा घंटी या घंटे निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। घंटी या घंटा इससे निर्मित किया जाता है। इस वजह से दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे घंटा धातु कहा जाता है। या आप अच्छा घंटा धातु बोल तो दिया है, मैं पीछे पढ़ाया भी आपको। ये बनता कैसे है? ये तांबा टीन को मिलाकर जिससे आप कांसा तैयार करते, बस वही वाला होता है, ठीक है। तो याद रखेगा तांबा प्लस टीन। तांबा मतलब हो गया कॉपर और टीन का हो गया SN, ठीक है। तो कॉपर और SN यानी इन्हीं से दोस्तों क्या बनता था? कांसा बनता था। और एक तरह से कांसा ही दोस्तों घंटा धातु भी है, ठीक है। कांसा को ही आप घंटा धातु भी कह सकते हैं, यह आप याद रखेंगे। कई सारे संगीत वाद्य यंत्र भी दोस्तों इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। संगीत जिससे ध्वनियां निकलती हैं, घंटे से भी वही होता है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा परीक्षा में इससे एक सवाल पूछा जाता है कि ये किस अनुपात में इसे मिलाया जाता है? भाई तांबा टीन को किस अनुपात में मिलाकर ये घंटा धातु तैयार किया जाता है? तो 4:1 याद रखेगा, ठीक है। ये घंटा धातु बनाने में एक अनुपात का पालन किया जाता है। ये अनुपात होता है 4:1, यानी 4 भाग तांबा का 1 भाग टीन का मिलाएंगे तब जाकर ये घंटा धातु जो है तैयार होता है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ब्रिटानिया, जी हाँ, जिसे आप बिस्किट समझ रहे थे, आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। ब्रिटानिया जो दोस्तों एक किन धातुओं का मिश्रण है? पक्का टिन तो सर इसमें है, और टिन ये मुख्य धातु के रूप में इसमें है। 95% दोस्तों यहां पर 90% प्लस मान के चलिए, इसमें टिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक हो गया टिन, ये आपका मुख्य धातु हो गया। टिन के साथ दोस्तों ये ब्रिटानिया बनाने के लिए टिन के साथ किसका यूज करते हैं? तो एक अलग से है, थोड़ा सा तांबा यूज करते हैं, और तांबा से थोड़ी ज्यादा मात्रा में सूरमा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बिस्किट की बात कर रहे हैं ना, तो बस इसी तरह से थोड़ा सा आप लीक से हटकर याद रखेंगे। आज तक आपने सूरमा कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन यहां पर दोस्तों सूरमा को दोस्तों SB से इंडिकेट किया जाता है। किसे? सूरमा को SB से इंडिकेट किया जाता है। PB से लेड को किया जाता है, SB से सूरमा को किया जाता है। और इसी के साथ थोड़ी मात्रा में तांबा यानी क्या हो गया? कॉपर हो गया। तांबा का अर्थ क्या हो गया? कॉपर। इन्हीं को मिला करके दोस्तों बनता है। अच्छा ये ब्रिटानिया सर समझ नहीं पा रहे हैं कैसा धातु है? एक्चुअली बहुत सारे एंटीक पीसेस से बनाए जाते हैं।
कभी कभी मूवी में देखते होंगे चाय का एक स्पेशल चायदानी होता है, बड़ा स्टाइलिश सा होता है, ठीक है, वो एक अलग धातु का बना होता है, वो ब्रिटानिया होता है। एक बार आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको अपने आप समझ में आए। चायदानी हो गया, पानदान हो गया, ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं, खाने पीने के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, स्पेशली इससे बर्तन बनाए जाते हैं और ये बर्तन बड़े अनोखे होते हैं, ठीक है, अनोखे, ठीक है। इसके अलावा चायदानी वगैरह, ठीक है, चायदानी समझ ना, इसमें चाय रखा जाता है, चाय के बर्तन वगैरह, ठीक है, ये सब दोस्तों बनाए जाते हैं। बड़ा अद्भुत क्वालिटी होता है, बड़ा देखने में भी बहुत अद्भुत लगता है। ये जो ब्रिटानिया धातु है, इसके जितने भी बर्तन बने होते हैं, बड़े बड़े हॉलीवुड मूवी में आपको ऐसा नजर आएगा। एक बार आप गूगल कर लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका निर्माण कैसे होता है। एक सेकंड, सबसे बड़ा सवाल है निर्माण कैसे होता है। तो टीन मुख्य धातु होती है, जिसमें 90% प्लस दोस्तों टीन की मात्रा होती है। थोड़े बहुत में सूरमा और थोड़ा उससे कम जो है तांबे का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर ये ब्रिटानिया बनता है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है दंत अमलगम। ये तो कई बार बता चुका हूं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। दंत अमलगम का प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों, ये दांतों में किया जाता है, ठीक है, दांत बनाने में, ठीक है, दांत बनाने में। पुराने समय में दोस्तों इससे कृत्रिम दांत बनाए जाते थे। जब दांत टूट जाता था तो कृत्रिम दांत बनाए जाते थे। आप देखते थे लोग सोने या चांदी के दांत जो बनवा लेते हैं। इसमें मुख्य धातु के रूप में पारा होता है, पारा, जिसे Hg से इंडिकेट किया जाता है। तो पारा इसमें मुख्य धातु होता है। बाकी चांदी होता है, क्योंकि दंत अमलगम है, ठीक है, तो लिखेगा चांदी, चांदी को Ag से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह पारा, पारा को Hg बोला जाता है, ये बोला जाता है ना, ठीक है, पारा, जी हाँ, पारा को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी टीन और तांबा होता है, ठीक है, बाकी टीन होता है, टीन को Sn हो गया और तांबा हो गया, तो तांबा का क्या हो जाता है, कॉपर हो जाता है, ठीक है, कॉपर यानी Cu हो जाता है, ठीक है, तो इसका हो जाता है Cu। ये चार चीजों को मिला करके क्या तैयार किया जाता है, दंत अमलगम तैयार किया जाता है। कभी कभी इसमें जिंक का भी प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप अलग से लिख लीजिएगा। कभी कभी Zn यानी जिंक का भी प्रयोग किया जाता है, का भी प्रयोग किया जाता है। ये आप याद, कभी कभी दोस्तों जिंक का भी यूज कर लेते हैं। दंत अमलगम मुख्य धातु के रूप में चांदी है, पारा है, इसके साथ साथ तांबा और टीन है, ठीक है, तांबा और टीन, तांबा टीन मिलाकर ही आप कांसा का निर्माण करते थे, ठीक है। आइए इसको अलग से भी लिख लीजिए दोस्तों, तांबा टीन मिलाकर आप क्या करते थे, कांसा का निर्माण करते थे। ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है भाई। नई चीजें पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये थोड़े कि पुरानी चीजें हम भूल जाएं, ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अगला सवाल, जिस तरह से हमने दंत अमलगम पढ़ा, इसी तरह से एक पॉइंट दे दिया है टीन अमलगम। टीन अमलगम में मुख्य धातु के रूप में टीन आ जाती है। दंत अमलगम में चांदी होती है, क्योंकि चांदी या सोने के दांत होते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो कह रहा है टीन अमलगम का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है। तो भैया ये जो टीन अमलगम होता है, एक्चुअली में इसका यूज आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है परावर्तक दर्पण बनाने में, ठीक है, परावर्तक दर्पण बनाने में किसका यूज करते हैं, टीन अमलगम का यूज करते हैं। और इसमें मुख्य धातु क्या होती है दोस्तों, इसमें मुख्य धातु होती है टीन, ठीक है, मुख्य धातु क्या होती है, टीन होती है। यह भी दोस्तों कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, उसका नाम ही टीन अमलगम है, तो इसमें पूछने जांचने जैसा कुछ है नहीं, इसको आप याद रखेंगे। करा शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त किस प्रक्रम से प्राप्त टीन जो होता है 99% दोस्तों क्या होता है, प्योर होता है। खरा करा वो कौन सा स्टाइल है, वो कौन सी विधि है जिससे शुद्ध टीन की प्राप्ति की जाती, 99% तक दोस्तों शुद्ध टीन हमें मिल सकता है। तो अब विधि है बिलोडन विधि। कौन सी है, बिलोडन, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों उस विधि को, उस विधि को बिलोडन विधि कहते हैं, ठीक है। ये बिलोडन क्या होता है पहले ये समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको लिखा दिया कि इस विधि का नाम है बिलोडन विधि। देखिए मैंने आपको बताया था कि सोने चांदी के शुद्धिकरण में हम एक विधि का यूज करते हैं जो बहुत पॉपुलर है, जिसे हम कहते हैं प्रगलन। प्रगलन में क्या करते हैं, पहले सोने चांदी को हाई टेम्परेचर पे पिघला दिया जाता है, गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है कि पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और प्योरिटी वाले जो सोने चांदी होते हैं अलग हो जाते हैं। इस तरह से उस विधि को प्रगलन करते हैं। ठीक वैसे ही जो बिलोडन विधि दिया है, इसका मतलब होता है मथना। बिलोडन मतलब क्या होता है, किसी चीज को मथना, इतना उसको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, कि उससे क्या होते हैं दोस्तों,
उससे टिन दोस्तों बाहर हो जाता है, ठीक है। तो बिलोडम विधि में क्या किया जाता है, इसका अर्थ होता है मथना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, मथना। सबसे जो पॉपुलर विधि है टिन प्राप्त करने की, शुद्ध टिन प्राप्त करने की, वो विधि है बिलोडम विधि। इसको याद रखेंगे। हो सकता है परीक्षा में ऑप्शन ना दे, एक नया ऑप्शन भी मिल सकता है, विद्युत अपघटनी शोधन, ठीक है। क्या मिल सकता है, एक नया ऑप्शन, एक नया ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, विद्युत अपघटनी शोधन, ठीक है। ये दोनों मेथड आप याद रखेंगे। इन दोनों विधियों को द्वारा, ठीक है, इन दोनों विधियों के द्वारा हमें शुद्ध टिन जो है प्राप्त होता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। वैसे नंबर 1 पर बिलोडन याद रखेगा। मैं 2 चीजें क्यों बता रहा हूं, मान लीजिए मैं बिलोडन बता दिया, एग्जामिनर ने ऑप्शन में दिया ही नहीं, फिर आप क्या करोगे। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आप जानकारी रखिए, ये दोनों चीजों को जानते रहिए। इन दोनों मेथड से शुद्ध टिन की प्राप्ति की जाती है। केवल इतना सा बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह गैलेना। गैलेना जो है दोस्तों किस धातु का अयस्क है, तो बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है। यह शीशे का अयस्क है दोस्तों। किसका है, शीशा। अब शीशा लिखिए चाहे लेड लिखिए, एक ही बात है, शीशे का है। और लेड को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, पीबी लिखा जाता है, पीबी से डिनोट करते हैं। ये जो गैलेना है ये शीशे का अयस्क है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, क्योंकि इसका संबंध लेड से है इसलिए पीबी तो लगा होगा, और पीबी के साथ यस जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यस का मतलब सल्फाइड होता है, ठीक है। यह लेड का क्या होता है, सल्फाइड होता है, इसलिए लेड सल्फाइड इसे आप बोल देते हैं, पीबीएस बोल देते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी जिस तरह से आप गैलेना देख रहे हैं ना, एक मैंने आपको बताया था सिल्वर ग्लांस। हाँ सर, बताया था सिल्वर ग्लांस। सिल्वर ग्लांस तो सर आपने अर्जेंटाइट का बताया था, कि अर्जेंटाइट का ही चांदी में बताया था कि चांदी का एक प्रमुख अयस्क है अर्जेंटाइट, उसको सिल्वर ग्लांस के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं यहां क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसे ही दोस्तों लेड ग्लांस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पीबीएस है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को लेड ग्लांस भी दोस्तों कहा जाता है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। जो मैंने पीछे आपको बताया था वो बताया था सिल्वर ग्लांस। क्या बताया था, वो मैंने आपको बताया था सिल्वर ग्लांस, ठीक है। सिल्वर ग्लांस दोस्तों किसे कहा जाता है, सिल्वर ग्लांस अर्जेंटाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अर्जेंटाइट को, ठीक है, अर्जेंटाइट को कहा जाता है। और यह चांदी का अयस्क है, इसे भी आप याद रखें। इसी तरह कॉपर ग्लांस भी बताया था। कॉपर ग्लांस जो है दोस्तों वो तांबे का अयस्क होता है, ठीक है। तो यहां आप लेड ग्लांस को जरूर याद रखेंगे। लेड ग्लांस कुछ और नहीं है, ये गैलेना को ही हम लेड ग्लांस भी कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा सेरुसाइट, क्या नाम दोस्तों, सेरुसाइट। किताबों में लोग इसको कहीं केरुसाइट लिखे हैं, कहीं पेरुसाइट लिखे हैं, कहीं सेरुसाइट लिखे हैं, बहुत सारे नाम। अरे पहले ये तो जान जाओ शुद्ध क्या है, सही क्या है। केरुसाइट जैसा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। जो लोग केरुसाइट लिखे हैं, कई लोगों ने किताबों में लिखा है केरुसाइट, ठीक है। केरुसाइट दोस्तों गलत है, केरुसाइट होता ही नहीं है, होता सेरुसाइट है, ठीक है। और सेरुसाइट दोस्तों किसका अयस्क है, पुनः याद रखेगा, यह भी सीसा या लेड का ही अयस्क है। और सीसा लेड को पीबी से डिनोट किया जाता है, यह आप याद रखेंगे। इसे श्वेत लेड अयस्क भी कहा जाता है। जो सेरुसाइट है इसे क्या कहा जाता है, श्वेत लेड अयस्क भी दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग जो है, सेरुसाइट का रंग जो है एकदम सफेद रंग होता है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। और एक शब्द है केरुसाइट, नहीं होता, एक केरोसाइट होता है। केरोसाइट मैग्नीशियम का अयस्क होता है, लिख लीजिएगा। एक जो आपको याद आ रहा है कि नहीं सर इस तरह का कुछ होता है, तो इसको लिख लीजिए, होता है केरोसाइट। क्या होता है, केरोसाइट, ठीक है। और केरोसाइट जो है दोस्तों ये मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका है, यह मैग्नीशियम का अयस्क है, ये आप याद रखेंगे। वो केरोसाइट होता है, ना कि केरुसाइट। तो पहले आप समझिए कि सही गलत क्या है, ये जानकारी हो जाए तब जो है आप आगे बोलिए। इसी तरह अगला है मेटलोकाइट, ठीक है। मेटलोकाइट दोस्तों ये किस धातु का अयस्क है, यह भी दोस्तों लेड से ही संबंधित है, ठीक है, सीसा से ही संबंधित है। तो चाहे सीसा लिखिए, चाहे लेड लिखिए, चाहे जो है पीबी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सीसा, लेड या पीबी ये तीनों लिख सकते हैं। और एक और है, जिस तरह से मेटलोकाइट है उसी तरह से मैलाकाइट है। इसी तरह से एक और अयस्क लिखिएगा, उसका नाम है मैलाकाइट। ध्यान दीजिएगा, नाम इतना मिलता जुलता है,
तो कंफ्यूजन क्यों ना हो जाए। मैलाकाइट दोस्तों यह तांबे का अयस्क, किसका अयस्क है, लिखिएगा तांबे का अयस्क है, और तांबे के उस अयस्क को क्या कहते हैं, मैलाकाइट कहते हैं। अब देखिए बच्चों को कैसे पता है यार कि मैलाकाइट और मेटलोकाइट अलग है, समझिएगा, मैलाकाइट और मेटलोकाइट अलग है, ये कैसे पता है, ये तो टीचर बताएगा ना कि भैया देखो दोनों दो हैं। मैला लिखे तो मैला में तांबा कीजिएगा, ठीक है, मैला में तांबा की दीजिएगा, और मेट्रो लिखे तो मेट्रो में आप सीसा कर दीजिएगा, ये बताना पड़ेगा। इसी तरह से मिलता जुलता है एक मैग्नेटाइट, ये तो आपको पता ही होगा। इसी तरह से एक और है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट, ये तो मैग्नेट वाला सा लग रहा है, हाँ हाँ वही वाला है मैग्नेट वाला, जिसे आप लोहे का अयस्क मानते हैं या फिर आयरन का अयस्क मानते हैं, लोहा या आयरन, ठीक है, इसको Fe से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और तांबा लिखा था तो तांबा को कॉपर यानी Cu से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब मिलते जुलते नाम हैं, इस वजह से थोड़ा अलर्ट होकर आप इनका नाम जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह एंग्लेसाइट, थोड़ा सा नया दे दिया ना, कह रहा एंग्लेसाइट जो है दोस्तों, एंग्लेसाइट, ठीक है, एंग्लेसाइट यह किस धातु का अयस्क है। इसका तो सर कभी नाम ही नहीं सुना, नाम नहीं सुना तो बताएं कैसे, आज बता दीजिए। एंग्लेसाइट भी दोस्तों इसी शीशे का ही अयस्क है, सीसा, लेड या पीबी, ठीक है, सीसा, लेड या फिर इसे आप पीबी कहिए, एक ही बात है, यह सीसा, लेड या पीबी का ही अयस्क है एंग्लेसाइट, और यह एक तरह का द्वितीयक अयस्क है, मतलब इसको प्रथम उत्पाद के रूप में नहीं प्राप्त किया जाता है, इसको उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्वितीयक उत्पाद, ठीक है, इसे द्वितीयक उत्पाद माना जाता है एंग्लेसाइट को। इसको पहली बार में आप निकालेंगे इसके से तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो गैलेना वगैरह के बाद दोस्तों इसका नंबर आता है। जैसे पहले आप धरती से निकालते हैं तो पहले गैस आता है, पेट्रोलियम आता है, उसके बाद डीजल आता है, उसके बाद उस डीजल से मिट्टी का तेल और केरोसिन ऑयल जिसे आप कहते हैं, फिर मोम वगैरह आता है। तो ये यानी एक ही चीज को फिल्टर करके उससे बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से भी है। इसी तरह से दोस्तों एक है लेनरकाइट, ठीक है। सर आज तो ऐसा नाम सुनने को मिलना हमने कभी सुना ही नहीं, परीक्षा में आ जाए तो हम कभी लेनरकाइट बता ही नहीं पाएंगे कि इसका संबंध भी सीसा से ही। लेकिन बताइए एक बार कम से कम जीवन में आप पढ़े रहेंगे तो अपने आप आपको चीजें याद आएंगी, ठीक है। तो लिखिएगा सीसा हो गया, लेड हो गया या फिर पीबी हो गया, एक ही बात है। लेनरकाइट का संबंध भी इसी से है, और लेनरकाइट एक तरह का बहुधात्विक अयस्क है। क्या है दोस्तों, लेनरकाइट एक तरह का बहुधात्विक, ठीक है, बहुधात्विक अयस्क है। इसका अर्थ क्या है, इससे अनेक धातुएं प्राप्त की होती हैं, अनेक धातुएं प्राप्त होती हैं। कहने का तात्पर्य है इससे सिर्फ सीसा नहीं मिलता है, लेनरकाइट से सिर्फ सीसा नहीं मिलता है, इससे बहुत कुछ मिलता है, इससे एल्युमिनियम और लोहा भी मिलता है, ठीक है। तो लिखिएगा ये जो लेनरकाइट है इसमें क्या क्या याद रखेंगे। अभी तो जैसे अभी के लिए आपने पढ़ लिया कि भैया इससे सीसा मिलता है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इससे आयरन भी मिलता है, इससे एल्यूमिनियम भी प्राप्त होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी प्राप्त होता है। तो ये वाली पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह एक बहुधात्विक खनिज है, बहुधात्विक अयस्क है, इससे कई सारे धातुओं की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। बहुत सारे धातु मिलते हैं, तो कौन कौन से धातु मिलते हैं यह भी तो याद होना चाहिए कि चलो एक के साथ बहुत मिलते हैं तो चलो एक दो को और याद कर लो। तो लोहा यानी आयरन को याद रखेगा, एल्युमिनियम को याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा है कि किस धातु का प्रयोग कांच, पेंट और वार्निश वगैरह के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। वार्निश वगैरह बनाने में दोस्तों इसमें किसका यूज किया जाता है, स्पेशली तो सीसा का यूज किया जाता है, ठीक है। लिखिएगा मुख्यतः सीसा यानी लेड यानी पीबी, इसी का इस्तेमाल करते हैं। पेंट में चमक के लिए, कांच तो है ही है पहले से, वार्निश में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज और लिखिएगा, कभी कभी जस्ते का भी यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभी जस्ता यानी जिंक यानी Zn, ठीक है, Zn का भी प्रयोग होता है। क्या पता एग्जामिनर जानबूझ के लेड का ऑप्शन ही गायब कर दे,
क्योंकि लेड हर बच्चे को पता है कि पेंट वगैरह में, शीशे वगैरह में लेड का यूज करते हैं, ज्यादातर बच्चे जानते हैं। तो एग्जामिनर ने भी आपकी फिरकी लेने के लिए सोचा, एक काम करते हैं लेड का ऑप्शन हटा देते हैं, देखते हैं जिंक के बारे में किसकी जानकारी ज्यादा है, और दे दिया ऑप्शन में जस्ता। अब बच्चा जो है कभी जस्ता सुना ही नहीं था कि जस्ते का इस्तेमाल भी पेंट निर्माण में किया जाता है या शीशे वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे में आपको गलतियों से बचना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जो क्लास ले रहा हूं ये हमारा 8वां विषय है। इसी तरह से हूबहू जैसे आज पढ़ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा होगा पढ़ के कि सर टाइम पास नहीं हो रहा है, काम की बातें हो रही हैं, सवाल परीक्षा में ऐसे आते ही आते हैं, तो बहुत अच्छी से क्लास चली। और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होती है, आधे घंटे में 10-5 मिनट आप आगे पीछे कर लीजिए, इतनी बड़ी ही क्लास होती, ठीक है। तो अब तक मैं आपको 7 विषय पढ़ा चुका हूँ, जिसमें प्राचीन इतिहास पढ़ा चुका हूँ, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा चुका हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास, पूरा इतिहास आपको 150 लेक्चर में पढ़ाया। शुरुआत से 150 लेक्चर में पूरा इतिहास पढ़ाया। फिर हमने कहा आप संविधान पढ़ते हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया, संविधान पढ़ाया। चौथा विषय हमारा संविधान था। कुल 80 लेक्चर लगा हमें संविधान पढ़ाने में। कितना लेक्चर? 80 लेक्चर लगा दोस्तों संविधान पढ़ाने में, ठीक है। इसी तरह से फिर भारत का भूगोल हमने पढ़ाया कुल 100 लेक्चर में। इसी तरह से विश्व का भूगोल पढ़ाया 125 लेक्चर में। और फिर हमने 50 लेक्चर में आपको ये पढ़ा दिया, 7वां विषय फिजिक्स पढ़ा दिया। 7 विषय समाप्त हो गया, ये 8वां विषय चल रहा है, बहुत जल्दी भी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम इसका भी सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, तो ये भी हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप आइए, मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। अब तक दोस्तों 500 से अधिक लेक्चर दे चुका हूं, आप जान ही रहे हैं भाई। आज ही का लेक्चर हमारा 526 नंबर का लेक्चर, मैंने तो यहाँ 500 लिखा, हम तो 525 से भी ज्यादा कवर चुके हैं। यहाँ 15,000 लिखा, हम लोग 15,780 आज कवर कर रहे हैं। हाँ, तो ये धीरे धीरे, और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों। ये सभी परीक्षाओं के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल जवाब हो सकते हैं जो परीक्षा में आते हैं, मैं ऐसे ही सवालों पर डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, करा सीसा धातु का प्रयोग दोस्तों कहां किया जाता है। बड़ा अच्छा सा सवाल दे दिया कि जो सीसा धातु है इसका सर यूज कहां पे करते हैं, प्रयोग कहां पे करते हैं, कोई पूछने वाली बात है भाई। सबसे ज्यादा यूज इसका किया जाता है लेड एसिड बैटरी बनाने में, ठीक है। लेड एसिड गाड़ियों की जो बैटरियां होती हैं, उस बैटरी को बनाने में दोस्तों इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में भी दोस्तों इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। गोला बारूद बनाने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। क्या बात कर रहे हैं, गोला बारूद बनाने में शीशे का यूज करते हैं। हाँ, शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल यहाँ करते हैं, पीस कर उसको करते हैं, ठीक है। बाकी इसी तरह से बहुत सारे यूजेज हैं, तो ये सीसा धातु है। अच्छा, एक चीज और बताइए, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि सीसा और सीसा में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सीसा है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये दोनों अलग सीसा हैं। अरे अलग से लिखा है तो अलग से सीसा नहीं होगा। देखिए, अब यहां पे आइए समझते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये वाला जो शीशा है ये हम घरों में यूज करते हैं, और जो ये वाला शीशा है ये धातु है शीशा, ठीक है। तो ये जो शीशा हम पढ़ते हैं दोस्तों, ये पारदर्शी खिड़कियों के रूप में हम जो घरों में शीशे का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला शीशा होता है। ये शीशा लिख दीजिएगा पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। यूज कहां पर होता है दोस्तों? खिड़कियों आदि में, ठीक है, खिड़कियों आदि में इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और ये वाला जो शीशा होता है, ये वाला शीशा, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं शीशा लेड, ठीक है, जो हम लोग लेड बोलते हैं, जिसे आप पीवी बार बार लिख रहे थे, यह क्या है? यह एक भारी धातु है। क्या है? भारी धातु है। और धातु कैसी है? यह, ठीक है, लिखेगा, यह एक क्या है दोस्तों? भारी धातु है, यह आप याद रखेंगे। तो जो हम धातु की बात करते हैं उस शीशे में और जो घर में शीशा लगा होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है, तो इसको पहले आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको पहले याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। शीशा दोनों याद रखेगा। तो आप मत समझिएगा इसी शीशा को पीस करके मिला दिया जाता है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि पेट्रोल में भी शीशे मिलाए जाते हैं, तो शीशा क्या मतलब? यही शीशे को कूच करके पीस करके थोड़े मिला दिया जाता है, उसको धातु होता है, उसको मिलाया जाता है। तो इसे दोस्तों आप याद रखेंगे। यह थोड़ा सा लीक से हटकर सवाल है। करा सीने बार दोस्तों, ये किस धातु का अयस्क है? सीने बार, तो ये नया हो गया यहां से सवाल अब आपका। सीने बार दोस्तों ये पारा का अयस्क है, ठीक है। पारा को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? पारा का रासायनिक नाम है, मतलब प्रतीक चिन्ह है Hg। पारा का क्या है? Hg है। और ये जो सीने बार होता है ये एक सल्फाइड होता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं HgS। क्या लिखते हैं?
HGS, क्योंकि यह एक तरह का सल्फाइड होता है, ठीक है, सल्फाइड होता है। जैसे गैलेना शीशा का होता था उसे PBS लिखते थे, उसी तरह से सीने बार ये पारा का होता है, इसे HGS लिखा जाता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, परीक्षा में सीने बार को लेकर सवाल आता है तो हल्का लाल रंग होता है इसका, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। परीक्षा में एक सवाल देता है कि इसका रंग कैसा होता है, तो क्या बताएंगे, हल्का लाल रंग, हल्का लाल रंग इसका होता है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। सीने बार के बारे में ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा कौन सी धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। चाकू से क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि ये अति मुलायम, ठीक है, अति मुलायम होने के कारण, ठीक है, अति मुलायम होने के कारण ये धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से ऐसे काट के आप अलग अलग कर सकते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं, दो आते हैं, आप तो एक ही पढ़ के बैठे हैं, मैं आपको दो तीन बताता हूं, ठीक है। लिखेगा सोडियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, सबसे पहले लिखेगा सोडियम, ठीक है, सोडियम को भी दोस्तों आप काट के अलग कर सकते हैं। दूसरा लिखेगा पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, लिथियम को भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सोडियम पोटेशियम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिथियम भी साथ साथ याद रखेगा। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन तीनों ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटकर अलग किया जा सकता है। सबसे ज्यादा सोडियम पूछा जाता है, फिर पोटेशियम पूछा जाता है, लिथियम कम पूछा जाता है, कम बच्चे जानते भी हैं। लिथियम का यूज आजकल बैटरियों में किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रही हैं उनकी बैटरियों में लिथियम बैटरी का यूज किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा बैकअप देती हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस धातु की तन्यता बहुत ज्यादा होती है, अधिक होती है, तो याद रखेगा सबसे ज्यादा तन्यता होती है सोने की। नंबर 1 पर दोस्तों क्या है, सोने की, ठीक है, सोना यानी गोल्ड की जो तन्यता होती है इसको बहुत दूर तक दोस्तों ताना जा सकता है। विश्वास कीजिए 1 ग्राम सोने के तार को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, ठीक है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। तो किस धातु की तन्यता सबसे ज्यादा होती है, तो लिखिएगा सोने की तन्यता सबसे ज्यादा होती धातुओं में, इससे ज्यादा तन्य धातु कोई नहीं है। मतलब किसको खींचा जा सकता है, यह सवाल दे रहा है। करा धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रवृत्ति अम्लीय होती, क्षारीय होती, उदासीन हो। तो क्योंकि धातु है तो सभी धातुओं की सीधे सीधे बात कर लें कि ऑक्साइड हमेशा प्रकृति में क्षारीय होते हैं। लिखिएगा धातुओं के ऑक्साइड हमेशा, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, ठीक है, हमेशा क्षारीय होते हैं। अम्लीय नहीं होता दोस्तों, क्षारीय होता है। एल्कलाइन बोलते हैं क्षारीय को, अम्लीय को एसिड बोलते हैं, क्षारीय को एल्कलाइन बोलते हैं। तो एल्कलाइन होता है धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। करा वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। करा वे धातु कौन से हैं, वे धातु कौन से हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं। जितनी भी उत्कृष्ट धातुएं हैं वे कभी ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो लिखिएगा उत्कृष्ट धातुएं, ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं। अच्छा, उत्कृष्ट धातुओं में दोस्तों किसका किसका नाम आता है, थोड़ा हैंग कर रहा है, सही कर लें इसको, ठीक है। उत्कृष्ट धातुओं में सबसे पहला नाम लिखिएगा सोने का, हाँ सोना जरूर लिखिएगा, ठीक है, सोने का। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। सोना, चांदी, तो सबसे पहले जो महंगे वाले आइटम उनको पहले लिख लीजिएगा, सोना, चांदी। प्लेटिनम, रोडियम, ऐसे करके लिखते जाइए, ठीक है। प्लेटिनम का नाम सुना होगा, सफेद सोना इसे कहा जाता है। रोडियम का नाम दोस्तों आपने रेडियम सुना होगा, रोडियम अलग है, रेडियम अलग है, ठीक है। रेडियम हो गया, ऑस्मियम हो गया, ठीक है, ऑस्मियम हो गया आदि, ठीक है। तो ये सब जो है दोस्तों ये उत्कृष्ट धातुओं में आते हैं और ये अभिक्रिया नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे देखिए कह रहा बोरेक्स या सुहागा को ही बोरेक्स कहते हैं। कह रहा है कौन सी धातु का यौगिक है, यौगिक मतलब किन चीजों से मिलकर ये बोरेक्स या सुहागा बना हुआ है। तो याद रखेगा ये 2 चीजों का मिलन होता है। इसमें सोडियम होता है प्लस इसमें बोरान होता है, ठीक है, सोडियम और बोरान। सोडियम को Na लिखा जाता है
और बोरान को, ठीक है, बोरान को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सोडियम और बोरान का यह यौगिक होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने सोचा इसका फार्मूला बना दिया जाए। अब इसका फार्मूला परीक्षा में खूब आता है, लेकिन इसका फार्मूला इतना बड़ा है और बच्चा सोचता है कि अगर मैंने लिख भी दिया तो बच्चा सोचेगा नितिन सर रट के आए होंगे। रट वट के नहीं आते हैं, छोटी सी ट्रिक है, जिंदगी में याद रखेगा। 247 क्या याद रखेंगे? 24/7, थोड़ा इंटू सही कर दें, 24/7, बस इसी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मुख्य धातु के रूप में मैंने क्या बताया? मैंने पहले सोडियम लिखा है, पहले बोरान लिखा है, सोडियम लिखा है। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, तो N का अब यहां से एक एक अक्षर लेते जाएंगे। तो इसका ले लेंगे आप N, ये N मतलब हो गया, Na मतलब सोडियम हो गया, N क्यों लेंगे? Na लेंगे और यहां से एक उठा लीजिए 2, ठीक है। फिर दोस्तों बोरान था दूसरा मुख्य धातु, तो दूसरा ले लीजिएगा B, अब B के साथ लगा दीजिएगा 4। फिर तीसरा ले लीजिएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों सर? 247 की बात कर रहे हैं ना, तो सप्ताह के 7 दिन हर जीव जंतु को, हर तरह की वनस्पतियों को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को आपको नहीं छोड़ना है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ साथ पानी भी बड़ा जरूरी है, तो पानी को ले लीजिएगा। पानी को इंग्लिश में क्या रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है, ठीक है। H2O ही को तो जल बोलते हैं, तो 10H2O इसके साथ जोड़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या जोड़ लेंगे? इसके साथ 10H2O जोड़ देंगे तो फार्मूला बन गया 247 10H2O। ये आप याद रखेंगे बहुत आसानी से, थोड़ा मतलब आसान हो जाएगा। वैसे तो बहुत कठिन है बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक सूत्र जानना, लेकिन अगर आप इस तरह से 247 के नाम पे समझें तो लगेगा कि हाँ बहुत कठिन नहीं है, आसान है, परीक्षा में समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। करा किस यौगिक को क्विक लाइम कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? करा वो कौन सा यौगिक है जिसे हम क्विक लाइम बुलाते हैं? तो क्विक लाइम बुलाते हैं बिना बुझा चूना। बुझा चूना मत बोलिएगा, बिना बुझा चूना। मैं बिना बुझा क्यों बोल रहा हूं? बिना बुझा या बिना बुझा नहीं यार, बुझा चूना या जला चूना ऐसे लिखेगा, बिना बुझा मत लिखिए, बुझा चूना या जला चूना, ठीक है, जला चूना। इसी के लिए क्या कहा? इसी को कहा जाता है क्विक लाइम। क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? क्विक लाइम कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये भी आसान सा हो गया। करा सबसे भारी धातु कौन सी है? वो धातु बताइए जो सबसे भारी हो। भाई बहुत सारी हैं, उन सभी में ऑस्मियम दोस्तों सबसे ज्यादा भारी धातु मानी जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा भारी धातु किसे कहा जाता है? तो 1 नंबर पे याद रखेंगे, 1 नंबर पे था ऑस्मियम, ठीक है। और ऑस्मियम के बारे में आपने पढ़ा था कि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। ऑस्मियम यह उत्कृष्ट धातुओं के रूप में गिनी जाती है। दूसरे नंबर पे याद रखेगा, दूसरे नंबर पे है इरिडियम। क्या है दोस्तों? इरिडियम, ठीक है, इरिडियम। ये दूसरी सबसे भारी धातु, कम से कम 3 याद रखिए। और तीसरी सबसे भारी धातु है जिसे सफेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। इसे क्या कहा जाता है? इसे सफेद सोना कहा जाता है। वैसे सफेद सोना हम उसको भी कहते हैं, क्या बोलते हैं यार, जिससे वो कपास को, ठीक है, कपास को भी कहते हैं, ठीक है, जिससे धागे वगैरह बनते हैं, ठीक है। लेकिन सफेद सोना, ऐसे धातुओं की बात करेंगे तो प्लेटिनम को भी दोस्तों सफेद सोना कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। करा कौन सी रेडियो सक्रिय और उसके साथ लिखा दोस्तों द्रव धातु, यानी रेडियो सक्रिय तो है लेकिन उसके साथ साथ ये द्रव धातु है। ये रेडियो सक्रिय में बहुत सारे आ जाते हैं, रेडियम वगैरह सब रेडियो सक्रिय, लेकिन इसके साथ द्रव जोड़ दिया तो ये अपने आप में कठिन हो गया। याद रखेगा फ्रांसियम, सिर्फ एक ही है दोस्तों, फ्रांसियम, ठीक है। फ्रांसियम को याद रखेंगे। फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 87 नंबर का, ठीक है। फ्रांसियम जो आता है ये 87 नंबर पे आता है, ठीक है। और इसको याद रखेंगे, ये रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। अच्छा, आपसे पूछे कि सामान्य टेम्परेचर पर द्रव कौन सा रहता है? कौन कौन सी धातुएं द्रव रूप में रहती हैं सामान्य टेम्परेचर पर, ठीक है। सवाल आता है, ठीक है, कमरे के सामान्य ताप पर द्रव, ठीक है, द्रव, लेकिन ये रेडियो सक्रिय नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछ देना तो इसमें 2 याद रखेंगे, एक तो पारा होता है, दूसरा दोस्तों ब्रोमीन होता है, ठीक है। पारा और ब्रोमीन ऐसे हैं जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं,
जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। करा सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है जिसका गलनांक न्यूनतम है? सबसे कम का मतलब क्या हो गया? सबसे कम का मतलब हो गया न्यूनतम। न्यूनतम गलनांक वाली धातु दोस्तों कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे कम गलनांक, ग से गलनांक, ग से गैलियम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? गैलियम। ठीक है, इसका गलनांक दोस्तों सबसे कम होता है। कितना कम होता है? तो सामान्य ताप पर हाथ में पिघल जाता है, ये इसकी हालत होती है। लिखेगा सामान्य ताप पर हाथ में ही पिघल जाता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे? आपके हाथ में आएगा तुरंत वो दोस्तों पिघल जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और यही सर्वाधिक जो है गलनांक वाली टंगस्टन धातु अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे? ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक गलनांक वाली धातु तो टंगस्टन है। ठीक है, अगर यही पूछ दे सर्वाधिक गलनांक वाली धातु, सबसे ज्यादा गलनांक किस धातु का होता है तो क्या बताएंगे? तब बताइएगा टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन ये जल्दी पिघलता नहीं है, सभी धातुओं में टंगस्टन जो है ये सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु है। सबसे कम जो आसानी से पिघल जाता है वो गैलियम है। तो गैलियम और टंगस्टन ये दोनों आप याद रखेंगे। ये टंगस्टन की हालत है दोस्तों कि 3400 डिग्री सेल्सियस, लगभग याद रखेगा, मुझे उतना क्लियर नहीं है, 3400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जाके पिघलता है। 3400 बहुत होता है यार, 100 पे तो पानी क्या होता है, भाप बन जाता है। 3400 की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा होता है, याद रखेंगे। करा सबसे हल्की धातु और प्रबल अपचायक, ये दोनों के बारे में दे रहा, आपसे सवाल पूछ रहा है कि एक तो धातु के बारे में लिखा है कि वह धातु दोस्तों सबसे हल्की धातु हो, दूसरा कहा जा रहा है कि हल्की धातु होने के साथ साथ वह एक प्रबल अपचायक भी है। किसके बारे में बात कर रहा है भाई? ये लिथियम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये लिथियम के बारे में बात कर रहा है। ये सबसे हल्की धातु है। क्यों हल्की? प्रबल अपचायक क्यों कह रहा है? क्योंकि बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है ये लिथियम। अभिक्रियाशील भी है, ज्वलनशील भी है। इसको लिखिएगा, ये जो लिथियम है ये अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इसके अलावा अत्यधिक ज्वलनशील है। अत्यधिक ज्वलनशील भी इसे कहा जाता है। इसे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस, उसी तरह से लिथियम याद रखेंगे। ठीक है, और इसीलिए जो लिथियम होता है इसे खनिज तेल में रखा जाता है। ठीक है, इसको कहां रखा जाता है? इसको खनिज तेल में। ठीक है, लिथियम ऐसा है ज्वलनशील होने की वजह से ही इसको खनिज तेल में रखा जाता है, नहीं तो बचेगा ही नहीं, तुरंत अपक्रिया कर लेगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे ज्यादा कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे ज्यादा कठोर होता है? हर बच्चा अपने जीवन में यह सवाल जरूर याद किया होगा कि सबसे कठोर हीरा है, हीरा से कठोर कुछ नहीं। नंबर 1 पर हीरा को याद रखता है कि हीरा से कठोर कुछ है ही नहीं है। आज मैं आपको कुछ नया बताऊंगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है कार्बन का वह अपरूप जो हीरा से भी ज्यादा कठोर है। हाँ, हीरा से भी ज्यादा कठोर, हाँ, कृत्रिम तरीके से उसे ढूंढा है। देखिए नंबर 1 पर लिखेगा हीरा। हीरा दोस्तों प्राकृतिक रूप से हीरा क्या है? बहुत कठोर होता है, तो आप जानते हैं। इसके अलावा कृत्रिम रूप से जो वैज्ञानिकों ने ढूंढा है उसे कहते हैं क्यू कार्बन। ठीक है, ठीक है, एक नया लिखिएगा, वैज्ञानिकों ने जो नया ढूंढा है इसको नाम दिया वैज्ञानिकों ने नाम दिया है क्यू कार्बन। क्या बोल रहा है? क्यू कार्बन इसे कहा है। यह कृत्रिम रूप से ढूंढा गया है, कृत्रिम रूप से यह हीरे से भी ज्यादा कठोर है। ठीक है, लिखिएगा हीरे से भी अधिक कठोर। ठीक है, अभी वो चीजें हैं दोस्तों जो आपको कोई नहीं पढ़ाता है, क्लास में कहां कोई पढ़ाएगा। अरे कोई, हर टीचर को अपडेट होना पड़ता है, अपडेट होने के लिए पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ने की फुर्सत नहीं, बेचारे को कमाने से फुर्सत नहीं तो पढ़ने की फुर्सत कहां से होगी? कितना कमा लें, कितना गांज लें, अरे खाना 4 रोटी है, काहे गांजने में लगे हो? ठीक है, बस जितना जरूरी है उतना काम करो तो थोड़ा समय निकल जाएगा आपको अपडेट होने के लिए। करा हीरा के चमकने का मुख्य कारण क्या दोस्तों? तो याद रखेगा, चमकने का जो सबसे मेन कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश की एक पुंज अगर हीरे तक पहुंच जाती है तो टकरा करके दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरे को अत्यधिक चमक मिलती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और मन में आ रहा है, परीक्षा में आए कि कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप कौन सा है। सुनिएगा ध्यान से, सवाल मैं दे रहा हूं, कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप, ठीक है, सबसे स्थिर अपरूप दोस्तों किसे माना जाता है। अब क्या कहेंगे, अब बच्चे को पता नहीं, तुरंत के बैठा हीरा। अब कठोर अपरूप और ये अपरूप शब्द देखा तो स्थिर भूल गया। देखिए, सबसे स्थिर माना जाता है ग्रेफाइट को। कार्बन का सबसे स्थिर कौन है, नाम है ग्रेफाइट। इसमें फाइट है, और फाइट तो जान ही रहे, ये चल रही है फाइटिंग। अरे जब हीरो फाइटिंग करता है तो उसका अंग अंग दोस्तों घूमता रहता है, और बताया जा रहा है कि स्थिर है। इसी तरह से याद रखेंगे, भूलेगा नहीं, नहीं तो भूल जाएंगे। कहा गया फाइट और यह है स्थिर, इस तरह से याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये बहुत प्यारा सा सवाल है। और हीरा कठोर है जबकि स्थिर पूछेगा तो ग्रेफाइट आपको बताना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्लास आपको अच्छी लगी, अच्छा लगा होगा तो मैंने शुरू में आपको क्या समझाया कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल, ठीक है। हमारी सारी क्लासेज अब इसी एप्लीकेशन पे चलती हैं, पुराना एप्लीकेशन बंद हो चुका है, नया एप्लीकेशन ये है, इसी पे अभी क्लास चल रही है, ठीक है। तो कहीं किसी तरह की दुविधा हो, असुविधा हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज दे सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ये 3 हमारे पास सुपर स्पेशल बैच हैं दोस्तों, अपने आप में। हिंदी एक बार पढ़ लिया, उसके बाद भारत में दोबारा कभी किसी परीक्षा के लिए हिंदी नहीं पढ़नी है। कंप्लीट हिस्ट्री, एकदम संपूर्ण इतिहास का एक ऐसा पैकेट आपके लिए मैंने तैयार किया है कि बेसिक से लेकर फाउंडेशन से लेकर के मेंस आंसर राइटिंग तक दोस्तों आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी सिर्फ एक बैच से। इसी तरह से एक नया संविधान का बैच लॉन्च किया गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का बैच, तो आप मौका दीजिए और इस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पीडीएफ संबंधित अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है, पीडीएफ के रिगार्डिंग अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप एक एप्लीकेशन है वैदिकी, ठीक है, आप दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो 9026156165 पर दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। केवल पीडीएफ के रिगार्डिंग या ई बुक के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वाली जो क्लास चली इसका भी पीडीएफ ई बुक सब यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप चाहें तो जाके ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। कहने वाली बात नहीं होती है, पसंद आए तो इतना तो आपका स्वभाव होना चाहिए कि कोई इंसान फ्री में पढ़ा रहा तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो कर ही दिया जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।